बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ फ्रोबेनियस। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ फ्रोबेनियस का आगाज़ कर दी और हमने कई एग्जाम्पल और केस नंबर 1 डिस्कस कर दी। आज हम जाएंगे केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की तरफ, और केस 2 और 3 को हम डिस्कस करेंगे और कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। केस 2 में आपको क्या बता रहा है कि डिफरिंग बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर रूट हमारे पास डिफरिंग बाय पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके लिए हम किस तरह इक्वेशन लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता रहा है। और केस 3 में अगर इक्वल रूट्स हो तो इसका सलूशन हम किस तरह लिखेंगे। और यहाँ पर कम्प्लेक्स की बात नहीं की गई, तो कम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह ये हो सकता है अगर रूट कम्प्लेक्स हो जाए। पहले केस में मैंने आपको बता दिया था कि नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर था, दूसरा हमारे पास डिफरिंग बाय पॉजिटिव इंटीजर है और तीसरा हमारे पास इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पर कई एग्जांपल्स हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले केस 2 में क्या बता रहा है। केस 2 में बता रहा है कि इफ़ R1 माइनस R2, यानी पहला रूट और दूसरा रूट अगर हम डिफरेंट करें, यानी डिफरेंस इसका मालूम कर दें। R1 क्या है, बड़ा है, और R2 से बड़ा को छोटे से माइनस कर दे तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर आना चाहिए। समझ गए। दूसरा तो वहाँ पर हमारे पास इसके लिए एक सलूशन एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट y1 इक्वल टू cn इंटू एक्स पावर n प्लस r1, और दूसरा y2 किस फॉर्म में होगा, c इंटू y1 x नेचुरल लॉग x प्लस bn इंटू एक्स पावर n प्लस r2 इंटू समेशन। तो इसकी सलूशन हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये बात याद रखना। जिस तरह मैंने आपको काशी आयलर इक्वेशन में बताया था, इसके 3 केसेस थे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस यूज़ हो गए। इस तरह तीसरे केस में क्या बता रहा है, इफ़ R1 इक्वल टू R2 देन देयर एग्जिस्ट, हमारे पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो गए। कौन कौन से वाले, पहला हमारे पास y1 इक्वल टू cn इंटू एक्स पावर n प्लस 1 r1 फॉर्म में, और दूसरा किस फॉर्म में होगा, इस तरह नेचुरल लॉग जिस तरह यही होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ c नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, और यहाँ ये तमाम सोल्यूशन अपनी जगह पर होगा। ये 2 केसेस है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर करता हूँ आपको। एग्जांपल 9 दिया गया है, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स माइनस 6 और वाई डैश माइनस 3y इक्वल टू 0। तो फ्रोबेनियस मेथड का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि हम इज्यूम करेंगे y को किसके बराबर, cn इंटू एक्स पावर n प्लस r, और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर हो तो सेकंड ऑर्डर तक जाएंगे फ्रोबेनियस मेथड में। तो y डैश मालूम करेंगे, y डैश इसका क्या होगा मालूम कर दो, तो n प्लस आर पहले आएगा और cn कांस्टेंट है तो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो मैंने n प्लस आर यहाँ लिखा है, ये n प्लस आर है, और एक्स पावर n प्लस आर माइनस 1 पावर माइनस हो गया। अब वाई डबल डैश मालूम कर दो, तो 1 पावर ये वाला पावर पहले आएगा और 1 पावर n प्लस आर आ जाएगा और 1 पावर माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं इनमें पुट करूँगा। क्वेश्चन हमारे पास ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो पुट कर दो, हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये सारा जो वैल्यू है अपनी जगह पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो -2 है, प्लस 1 के साथ ऐड कर दो तो वो -1 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला रह गया, और यानी जब y डैश को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमारे पास किस फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको मैंने आगे लिख लिया है, यहाँ पर लास्ट में लिखा है। समझ गए। अब ये यहाँ पर हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 पावर रह गई, तो यहाँ पर इसके साथ y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी पावर्स को देखेंगे। लेकिन पहला स्टेप इसमें जब ये हो गया तो इस स्टेप के बाद हमारा टारगेट क्या होता है, एक्स पावर आर को कॉमन लेना है, तो एक्स पावर आर को मैंने कॉमन कर दिया।
दूसरा बात क्या होगा, यहाँ पर इसका जो इंडिशियल है स्टार्ट कहाँ से हुआ है, n-1 से। इसका पावर कहाँ से स्टार्ट है, n-1 से। तो दोनों तो सेम है, लेकिन ये वाला n-1 यहाँ पर n से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर भी n से, तो दोनों n है। क्या करेंगे, तो जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस पाम में होगा, ये माइनस पाम में भी होगा और ये वाला भी माइनस पाम में होगा। इसलिए इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भी 0 पुट करूँगा ताकि हमारे पास पावर दोनों की सेम हो जाए, यानी इसका पावर भी 0 से स्टार्ट हो जाए, इसका पावर भी, सारों का पावर 0 से स्टार्ट हो जाए। तो मैंने एक बार समेशन को अप्लाई कर दिया तो ये दोनों हमारे पास आ गई, समझ गए, और वही इक्वेशन मैंने लिख लिया। और हमारे पास समेशन मैंने कॉमन कर दिया और इन दोनों को मैंने कॉमन कर दिया। किस तरह, हमारे पास n+r में कॉमन था और इसमें भी कॉमन था, तो मैंने n+r कॉमन कर दिया और इसका n+r अपनी जगह पर आ गया। और -6 था और जब इसके साथ ऐड करेंगे तो -1 और -6 क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर मैंने लिख दिया और cn ये कांस्टेंट था तो मैंने अपनी जगह पर, और r जो था मैंने लिख लिया है कॉमन। अब ये जो वैल्यूज़ थे मैंने अपनी जगह पर लिख लिए। अब हमारा और स्टेप क्या होगा इसके बाद, तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट आए हैं इसको मैं 0 के बराबर बनाऊंगा और यहाँ पर समेशन को तमाम से कॉमन लूँगा और यहाँ पर n+r इसमें कॉमन भी है और इसमें कॉमन भी था, तो यहाँ पर अपनी जगह पर आ जाएगा। आगे आने वाले स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा स्टेप अपनी जगह पर आ गया, लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है, हमारे पास इसके बाद डमी वेरिएबल का स्टेप होता है। डमी वेरिएबल हम किस तरह बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया है कि हम इसका पावर k के बराबर लेंगे, क्या किसके, k = n-1, इस तरह इसका पावर k = n हो जाएगा, समझ गए। तो जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 0 पावर हो जाएगा, तो यहाँ पर इंडिशियल कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 से, k = 0 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए के बराबर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर n किसके बराबर होगा, जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास k+1 हो जाएगा, समझ गए। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि -1 को वहाँ ले जाए तो k+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर k+1 एक हो गया और +r हो गया, तो +1 -7 से क्या आता है, -6 आता है। इस तरह यहाँ पर k+1 लिख लिया, लेकिन यहाँ पर 1 इस तरह लिख लिया, इस पर कंफ्यूज मत होना। इस तरह k+1 यहाँ पर भी लिखेंगे, तो यहाँ पर जब k+1 लिखेंगे तो एक पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो फिर ये -3 दोबारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्टेप भी 0 के बराबर लेंगे और ये वाला भी 0 के बराबर लेंगे और x⁻r हमारे पास ≠ 0 है, समझ गए। तो ये वाला 0, ये स्टेप हमारे पास क्या हो गया, ये तमाम वैल्यू 0 0 के बराबर मैंने लिख लिया। अब देख लें हमारे पास यहाँ पर r1 किसके बराबर आ गया, r1 हमारे पास जो बड़ा वैल्यू होता है इसको हम r1 कहेंगे, वो 7 आ गया, और r2 0 के बराबर आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दिया तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब ये भी हम इसकी = 0 बनाएंगे, तो मैंने लिख लिया और ck+1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया। अब यहाँ पर एक r भी आ गया, तो r हमारे पास, r की वैल्यू सबसे पहले हम छोटा पुट करेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन डायरेक्टली आसान हो जाए और हम डायरेक्टली सोल्यूशन फाइंड कर दें। तो r2 हम सबसे पहले पुट करेंगे, तो r हमारे पास अगर 0 के बराबर हो तो किस तरह हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो k-3 हो गया, इस तरह k+1 हो गया और यहाँ पर k-6 हो गया, तो मैंने लिख लिया है, समझ गए। और ये तमाम वैल्यू अपनी जगह पर आ गई। अब हम आइट्रेशन शुरू करेंगे कि हमारे पास अगर k = 0 हो गए, k = 2 हो गया, 1 सारे वैल्यू यहाँ पर k कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, 1 2 3 ये सारे वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। तो k = 0 पुट कर दो तो ये हमारे पास -c × 0 + 1 से क्या आता है, c1 आ जाएगा। इस तरह = -c0 हो जाएगा और इस तरह 0 - 3 से क्या आता है, -3 आता है और ये हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 0 - 6 से क्या आता है, -6 आता है, तो ये डॉट है। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -3 एक कैंसिल हो गया और -1 भी कैंसिल हो गया, तो -c0 हो गया और यहाँ पर 1/2 हो गया।
इस तरह के इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -1/5 आ जाएगा और ये C1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह C3 हो जाएगा, इस तरह C4 हो जाएगा। तो सारी C4 और C5 C6 ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों? इनकी जब हम यहाँ पर C4 पुट करेंगे तो ये कहाँ से 4 और वहाँ यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 + 1 क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा। तो C4 यहाँ पर 3 - 3 कर दो तो 0 हो जाएगा। इस तरह 5 जब पुट करेंगे तो वो हम क्या कहाँ से लेंगे, C4 आ जाएगा। तो वहाँ पर C4 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह C5 भी 0 हो गया, C6 भी 0 हो गया, 6 - 6 = 0। इस तरह क्या करेंगे तो k = 7 से अभी स्टार्ट लेंगे असल कि हमारे पास, ताकि वैल्यू हमारे पास एक पाम में आ जाए। तो k = 7 पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C8 हो जाएगा 7 + 1। इस तरह हमारे पास इसी पाम में आ जाएगा और C7 आ गई। समझ गए। इस तरह C9 पुट पाम कर दिया, इस तरह C8 कर दिया, C9 कर दिया और C10 तक मैंने कर दिया है। अभी इसका लास्ट टर्म क्या होगा, Cn क्या होगा। तो देख लें हमारे पास ये वैल्यूज़ किस पाम में हुए हैं कि हमारे पास -4 से शुरू हुआ है, क्योंकि ये सारे तो 0 हो गए हैं। 0 वाले के बाद हम आइट्रेशन लेंगे, -4 -5 हो। इस तरह हमारे पास जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 5 6 7 8 इस तरह जाएगा। तो -4 5 6 और 7 तक इस तरह जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया गए है वो n-4 लास्ट टर्म हम लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टर्म आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा। तो इसका पहला टर्म है। इस तरह 2 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू हमारे पास इसी पाम में मैंने डायरेक्टली लिख लिए। अब यहाँ पर हमारे पास -1 पावर यहाँ पर n+1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिए गए हैं वो माइनस पाम में है। और C7 अपनी जगह पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली C7 का लास्ट टर्म लिख लिया, C7 का लास्ट टर्म लिख दिया है। समझ गए। देख ले अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास पहला वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 8 से स्टार्ट हुआ था। 8 और 9 और इस तरह 10 और 8 9 10 इस तरह जाएगा, 11 12 13। और ये टर्म कहाँ से शुरू हुआ है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास तो लास्ट टर्म हमारे पास n-7 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्योंकि ये टर्म हमारे पास अगर 0 पुट यहाँ से 6 से कम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाम में हो जाएगा। और फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ गए, ये बात याद रखना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे तो वहाँ पर C0 और C1 कांस्टेंट थे और क्वेश्चन आंसर जो आता था तो वो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट C0 और C1 पाम में आता था। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर C7 और C0 पाम आता है। तो सबसे पहले C7 को =0 पुट करेंगे और C0 को ≠0। तो जब ये बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास C0 किसके बराबर आ जाएगा, 1 - 1/2x + 1/10x² - 1/20x³। और ये कहाँ से आ गए, ये मैंने सारे वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। C1 - 1/2 C0 आ गया। इस तरह मैंने सारे वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। और ये मैंने पहले 3 टर्म लिख लिए। समझ गए। 3 टर्म क्यों लिख लिए, क्योंकि ये सारे टर्म C6 तक क्या हो गए, 0 हो गए। और इसके बाद हम टर्म k = 7 से लेंगे, यानी k जो है वो हमारे पास 6 से बड़ा है या इक्वल है। तो इसके बाद हम k = लेंगे। समझ गए। तो एक y1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम चूज़ करेंगे y2 की वैल्यू के लिए C7 को =0 और C0 को ≠0। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ आ गया और वो हमारे पास इसी पाम में आ गया था। और x⁻7 क्या है, तो x⁻7 हमारे पास वो गिवन वैल्यू था, मैंने लिख लिया। समझ गए। तो ये मैंने सारे यहाँ से चूज़ कर दिए।
अब क्या करेंगे, तो C7 की वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो जनरल सोल्यूशन इसका हमारे पास किस फॉर्म में होगा, C1 इंटू y1x और C2 इंटू y2x मैंने सारे लिख लिए और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू अपनी जगह पर आ गई। तो ये हमारे पास इसका पावर सीरीज हो गया। और ये बात याद नोट करना कि हमारे पास y1 एंड y2 आर नॉट एफ हमारे पास अगर y1 की वैल्यू आ गई और y2 की वैल्यू ना आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, तो y2 के लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।